नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बीपीएससी मेंस की कारगर तैयारी हेतु लाए हैं मार्गदर्शन सीरीज का तीसरा एपिसोड। पहले दो एपिसोड में हमने जीएस पेपर 1 के भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति तथा जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था पर बहुत विस्तृत सिलेबस और प्रश्नों का एनालिसिस प्रस्तुत किया। आज के इस एपिसोड में हम इस मार्गदर्शन सीरीज 3 में बीपीएससी मेंस की तैयारी हेतु भूगोल एवं अर्थव्यवस्था यानी ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक्स के संबंध में संपूर्ण गाइडलाइन देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आशा है आपको इस वीडियो से अपनी तैयारी को मजबूत करने में, सफलता के करीब आने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप वीडियो अंत तक देखेंगे। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किन किन प्रश्नों की तैयारी हमें करनी है, पूरा सिलेबस का इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया है। साथ ही तैयारी की तकनीकियों को बताया गया है, किस प्रकार से बदलते समय के अनुरूप प्रश्नों में बदलाव आ रहा है, प्रश्नों की पूछने की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। उन सभी चीज़ों का विस्तृत रूप से एनालिसिस किया गया है। तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था का यह जो टॉपिक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में कहें तो ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक्स, या इसको जियो इकोनॉमी भी कह सकते हैं, जियो इकोनॉमी। तो इसको अगर हम देखें तो ये जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंतर्गत पूछा जाता है। जनरल स्टडीज का पेपर 2 में पहला जो सेक्शन होता है वो इंडियन पॉलिटी का होता है और दूसरा जो सेक्शन होता है वो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था अर्थात ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से होता है। और यह 114 होता है। 114 अंकों के 3 प्रश्न आपको लिखने होते हैं और मुख्य रूप से इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था से ही संबंधित होते हैं, यानी इकोनॉमिक्स से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। भूगोल से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, या अगर हम खंडित रूप में देखें तो 2 प्रश्न जो है छोटे छोटे लघु उत्तरी 2 प्रश्न, या कभी कभी 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये भूगोल एवं अर्थव्यवस्था जो कि बीपीएससी मेंस की तैयारी में आपको काफ़ी मदद करेगा, उसके प्रश्नों पर हम गौर कर लेते हैं। उसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे कि इस सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे बड़ी भी चीज़ है कि पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़ना है। विद्यार्थियों को अगर ये पता हो जाए तो वो सेल्फ स्टडी करके भी अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है, खास करके जो नए विद्यार्थी हैं, जो न्यू कमर्स हैं, तो उनको जो है खास करके विशेष सहायता मिलेगा। हालांकि पुराने विद्यार्थियों को भी मिलेगा, कम से कम टॉपिक वो समझ जाएंगे कि कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि पढ़ना क्या है तो हम किताब से भी पढ़ लेंगे, कहीं से गाइडेंस ले लेंगे, मार्गदर्शन ले लेंगे, नोट्स ले लेंगे। उस संबंध में हम नेट से पढ़ लेंगे, इंटरनेट या कहीं से भी यूट्यूब वीडियो देखकर भी हम अपना कंटेंट बना सकते हैं। तो ये जरूरी है। और इस प्रकार का वीडियो जो है, इस प्रकार के कंटेंट जो भी यूट्यूब पर या कहीं भी एक साथ मिलता नहीं है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद सिलेबस को देखेंगे, या सिलेबस से पहले हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी एक एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद सिलेबस को देखेंगे। तो चलिए, ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इस खंड के अंतर्गत, यानी ये खंड जो है जियो इकोनॉमी, इस खंड के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न में जो पहला प्रश्न होता है, हालांकि ये सेकेंड पेपर का ये जो सेगमेंट होगा उसमें, चूंकि ये दूसरा सेगमेंट होगा, सेक्शन 2 होगा, जीएस पेपर 2 का ये सेक्शन 2 है। तो 3 प्रश्न तो सेक्शन 1 से ही पूछ दिया जाता है, इसलिए इसका सीरियल क्रमांक 4 से शुरू होगा, यानी चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न। ये 3 प्रश्न जो है वो जियो इकोनॉमी, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से होंगे। तो पहला जो, और सभी प्रश्न के लिए 38 अंक रहेंगे। देखिए 38 नंबर और 38 नंबर, ये तीनों को गुना करेंगे तो 38 या 114 नंबर का
ये सेक्शन है। 114 नंबर को अगर अच्छी तरीके से हम तैयारी करें तो कम से कम 90-95 नंबर इसमें लाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए और जो भी आपने पढ़ा उसको अपने आंसर शीट पर भली भांति कम समय में, जितना भी समय दिया गया है बहुत कम समय रहता है, कम समय में आप भली भांति उसको प्रस्तुत कर देते हैं तो समझ जाइए कि आपका बेड़ा पार हो गया। ठीक है, तो चौथा जो प्रश्न है 38 अंक का, तो उसमें जो पहला जो सवाल है इसके 5 भाग हैं, यानी 5 छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये अनिवार्य है, यानी लिखना ही लिखना है, तीनों अनिवार्य है तो इसको लिखना है। तो पहला प्रश्न छोटा प्रश्न रहेगा, छोटा आंसर देना है, प्रश्न तो बड़ा ही रहता है, छोटा आंसर देना है इसको, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये 38 अंक को 5 भाग में डिवाइड कर दें तो 7.6 अंक प्रत्येक क्वेश्चन पीछे पड़ता है, यानी इसमें 7.6 इस तरह करके 5 प्रश्न, तो कुल मिला के 38 अंक होते हैं। और समय कितना है, तो एक प्रश्न को लिखने के लिए आपको 22 मिनट का समय यहाँ बच रहा है। तो 22 मिनट में आप अगर देखें 5 प्रश्न लिखना है तो मुश्किल से आपको 4 मिनट का समय मिल रहा है। 4 मिनट में आप एक पेज अधिक से अधिक लिख सकते हैं। तो 5 पेज में इस प्रश्न के, यानी चौथा नंबर का जो प्रश्न है और इस सेगमेंट का जो पहला प्रश्न है उसके 5 छोटे छोटे उत्तरों को आप 5 पेज में लिखने का प्रयास करेंगे। 5 पेज से अगर छठा पेज जाएंगे तो फिर अगले क्वेश्चन का छूटने का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा, इसलिए इसको काफी शॉर्ट में लिख के हमें निकलना है। हालांकि क्वेश्चन जो होता है काफी विवरणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत सारी सूचनाएं की मांग की जाती है, आपका ओपिनियन का मांग किया जाता है, तो उसको कैसे हम एक पेज में दर्शावें, इसके लिए कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, डायग्राम हो सकता है या कोई अन्य मेथड हो सकता है, इसके लिए भी हम आगे आपको मार्गदर्शन देंगे। फिलहाल ये देखिए कि चौथा प्रश्न तो लघु उत्तरी टाइप के हैं, इसको देना है। 5वां प्रश्न जो है ये लॉन्ग आंसर के होंगे और इसमें आपको 2 ऑप्शन रहेंगे। 5वां में एक रहेगा ए, चाहे ए लिखिए या फिर बी लिखिए, यहां पर अथवा करके रहेगा, ए अथवा बी। ठीक है, तो ये 5वां प्रश्न 38 नंबर यहां से मिल गया। छठा प्रश्न को देखें तो यहां भी आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, या तो आप ये लिखिए अथवा आप बी लिखिए, यानी कुल मिला के इस सेगमेंट के अंतर्गत 2 प्रश्न इसमें, 2 प्रश्न इसमें और 1 इसमें, यानी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर ये 5 ले लें तो 5-5 10 प्रश्न पूछा जाएगा। और 10 प्रश्न में अगर मोटे तौर पर देखें तो यहां आपको 3 प्रश्न लिखना है, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें तो ये 5 और यहां पर 2, यानी 7 प्रश्न जो है आपको लिखना है। तो निश्चित तौर पर जो पहले का बीपीएससी एग्जाम होता था और अब जो हो रहा है तो काफ़ी इसमें परिवर्तन आया है, क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे प्रश्न जो डाल दिए गए हैं ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, समय भी लेता है, और सबसे बड़ी बात है कि 5 प्रश्न अनिवार्य है। पहले जो बीपीएससी का एग्जाम होता था उसमें मेंस में क्या होता था कि 5 प्रश्न रहता था या 4 प्रश्न रहता था, और उसमें से कोई भी चुन के 3 लिखना होता था, तो वहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा बेटर था, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये तो हो गया कि 3 प्रश्न पूछा जाएगा। अब क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये स्लाइड तैयार किया है। हालांकि इसको देखने से पहले मुझे लगता है कि हम यह देख लें कि प्रश्न आजकल किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हम यहाँ एक 69वीं बीपीएससी 69th बीपीएससी का प्रश्न को ले लिए। 69वीं बीपीएससी जो जस्ट पिछला बीपीएससी, इससे पहले का जो बीपीएससी हुआ है, अभी चूंकि 70वीं बीपीएससी का दौर है, इसके बाद 71वीं बीपीएससी आएगा, तो इससे पहले जो 69वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे इसको एक बार देख लेते हैं तो सिलेबस हमें जानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो 69वीं बीपीएससी यानी पिछला बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है उसको देखिए। तो चौथा प्रश्न, जिसमें कि लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरी यानी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं,
लघु उत्तरी, लघु उत्तरी को देखिए, और इसमें प्रत्येक प्रश्न में जैसा कि हम पहले ही बताए कि आपको नंबर जो है अगर बराबर बांटा जाएगा तो 7.6 नंबर करके प्रत्येक प्रश्न में के पीछे आपको रहेगा। ठीक है, तो पहला है कि भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब मानसून की क्रियाविधि क्या है, इस संपूर्ण क्वेश्चन को अगर लिखा जाए ढंग से तो कम से कम 5 पेज में आएगा, और उसको आपको 1 पेज में और 4 मिनट के अंदर लिखना है। 4 मिनट या मुश्किल से 4.5 मिनट के अंदर लिखना है। तो ये चीज़ आपको पहले से तैयारी में रहना होगा कि कैसे हम चीज़ों को, जो भी संपूर्णता में प्रश्न को पूछा जा रहा है, उसको कैसे हम कम शब्दों में, कम समय में और कम पेज में दर्शा सकें। तो भारतीय मानसून की जो क्रियाविधि है, हम जानते हैं कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कई इसके सिद्धांत हैं, क्लासिकल सिद्धांत हैं, जेट स्ट्रीम का सिद्धांत है, एल नीनो का सिद्धांत है। ठीक है, तो इन सारे सिद्धांतों को आपको दर्शाना है और इसकी क्या विशेषता है उसको दर्शाना होगा। तो ये प्रश्न है, छोटा प्रश्न। दूसरा देखिए, ये भी लघु उत्तरी प्रश्न है, 4 का ए 4 का बी। भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग, क्या ये घरेलू मांग के लिए पर्याप्त है। ठीक है, नहीं पर्याप्त है। भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है, वही पूछ रहा है जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में पूछ रहा है। तो समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, इसका जो है कुल मिला के 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट में आप कैसे लिखेंगे। तो भारत के ऊर्जा स्रोत क्या है, तो भारत के ऊर्जा स्रोत निम्न है, आप गिना दीजिए 4-5। उसके बाद जो है, क्या ये घरेलू मांग के लिए पर्याप्त है, तो नहीं है, कुछ हद तक है लेकिन नहीं है। फिर जो है, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, समुद्री ऊर्जा हो, भूतापीय ऊर्जा हो, सबको इसमें जो है मेंशन करना है और एक समीक्षात्मक भी। तो 1 पेज में कैसे ये लिखाएगा, इसकी रणनीति आपको कुल मिला के सोचना है। ठीक है, अब आइए सी, इसी प्रश्न का छोटा वाला प्रश्न पर सी। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए, यानी टूरिज्म पर सवाल है, तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण करिए। ये क्या भविष्य है, भविष्य तो अच्छा है, लेकिन पर्यटन स्थलों को चिन्हित करना और उसके समृद्धि और विकास करना, ये सब पॉइंट्स इसमें आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का डी, छोटा वाला प्रश्न का डी, बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण करिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है। आमतौर पर इस प्रकार के प्रश्न लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप अगर पीटी परीक्षाओं की तैयारी में भी इसको पढ़े हैं तो उसको भी मिला जुला के आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ई, ये सब चौथा का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 किसका, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ई। ठीक है, छोटा वाला प्रश्न 0.6 नंबर वाला। ठीक है, 4 मिनट के अंदर आपको लिखना है, ये सब ध्यान रखिए। तो भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। तो हम जानते हैं कि नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया को अगर करेंगे तो उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, फिर मध्यवर्ती मैदान आ जाएगा, फिर दक्कन का पठार आ जाएगा, फिर जो है कोस्टल एरिया आ जाएगा, तटीय प्रदेश, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मैदान है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक मरुस्थल आ जाएगा थार का, और छठा में आ जाएगा आइलैंड रीजन यानी द्वीपीय प्रदेश। तो ये 6 भौतिक विभाग जो है उसको बांटना है। और बिहार कहाँ है, तो बिहार को आप देखिएगा तो प्योरली ये मैदानी भाग में पड़ता है, तो उसको दर्शाना है। क्वेश्चन ये आसान है, बिल्कुल ही आसान है, और 1 पेज के अंदर आसानी से लिखा जाएगा, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। ठीक है, तो ये चौथा नंबर का जो 5 छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये था। अब आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 5वां नंबर सवाल जो जियो इकोनॉमी में पूछा गया था 69th बीपीएससी में, उसको देखिए। तो देखिए कितना बड़ा सवाल है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। अब जलवायु को क्या प्रभावित करता है, ये सब 7-8 क्लास का सवाल है, हम लोग पढ़ते थे 7-8 में, है ना। तापमान है, ऊंचाई है, आर्द्रता है, ये सब जो प्रभावित करते हैं। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है।
और यहाँ पर एक और सवाल है फिर जुड़ा हुआ है, यानी देखिए एक तो ये हो गया यहाँ तक, और फिर दूसरा यहाँ तक हो गया, और तीसरा यहाँ पर है कि बिहार में कितने प्रकार के मौसम होते हैं, जो नहीं लिख पाए, और मौसम का क्या प्रभाव है। यानी इस क्वेश्चन को कुल मिला के 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 भाग में, और इसको आपको पूरा लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप अधिकतम इसको 4 से 5 पेज में लिखिएगा। समय इसमें आपको रहेगा 22 मिनट, ठीक है। 22 मिनट क्वेश्चन, पीछे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप पहले वाले प्रश्न में ज़्यादा समय लगा देते हैं तो बाद वाले प्रश्नों पर कम समय आपके लिए बचेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, जो कि हमेशा आपको करना चाहिए। तैयारी के दौरान भी समय प्रबंधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, परीक्षा हॉल में भी समय प्रबंधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब 5 नंबर में एक ऑप्शन भी दिया है, इस क्वेश्चन को लिखना है तो लिखिए, अगर नहीं तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 5 का बी। देखिए तो ये तो और बड़ा, हालांकि बड़ा देख के डरना नहीं चाहिए। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का ऐसा स्टाइल है कि इतना बड़ा सवाल पूछ देता है कि लोग डर जाते हैं, लेकिन जब उसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो पता लगेगा ये तो आसान क्वेश्चन था, इसको लिखा जा सकता था, ठीक है। तो ये जनसंख्या से है। भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, ठीक है। विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रकृति पर भी प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये है, अब जनगणना 2021 में होना था लेकिन हुआ नहीं, तो 2011 के ही आंकड़ों को लेकर काम चलाया जा रहा है और प्रश्न पूछ रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी या तमाम सारे जो भर्ती आयोग है वो सवाल पूछ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार से ये प्रश्न है, इसको देखिए कि जनसंख्या निदेशालय द्वारा वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और बिहार की जनसंख्या के विवेचना के बारे में पूछा जाता है। तो आप चाहे 5वां नंबर के प्रश्न में ये वाला सवाल लिखिए या फिर ये वाला लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। और फिर आ जाइए छठा, तो छठा नंबर सवाल में भी आपको 2 दिया गया है, आप इसको लिखिए अथवा या तो आप ये लिखिए या बी लिखिए, ठीक है। तो ए में क्या पूछा जा रहा है, तो ए में देखिए पूछा जा रहा है भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन एक पॉलिसी है, इसके बारे में पूछ रहा है। सिद्धांत, ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं और आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। ये प्योर अर्थशास्त्र का प्रश्न है, ठीक है। तो अगर आप अर्थशास्त्र में इस प्रकार का जो नियोजन है, एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो इस सवाल को आराम से लिख सकते हैं। उसमें एक ट्रिकल डाउन थ्योरी है, इस पर कभी आएंगे तो हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो बी वाला लिखिए, अथवा में है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। अब देखिए मानसून पर सवाल फिर से पूछ दिया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे सवालों का अकाल हो गया है। इतना बड़ा क्षेत्र है इकोनॉमिक्स और भूगोल का, और मानसून वाला प्रश्न 2 बार पूछा गया है। देखिए एक बार और कहां पूछा गया है, इसी बीपीएससी में, और इसी देखिए तो यहां भी चौथा नंबर का जो छोटा वाला प्रश्न, यहां पर भी ये पूछा गया है भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का वर्णन करिए। और फिर से जो छठा नंबर सवाल है यहां पर भी पूछ दिया गया है। जैसे ये देखिए यहां पर कि भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहार्यता का वर्णन कीजिए। यानी भारत की मानसून प्रणाली से 2 बार सवाल एक ही बीपीएससी में और एक ही सेक्शन के अंतर्गत पूछा गया है। तो कुछ सवाल जो है में दोहराव भी हो रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिए कि हमें सभी टॉपिक को पढ़ना है और बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल नहीं करना है, बल्कि सामान्य रूप से एक एलिमेंट्री आइडियाज की हमें ज़रूरत है, ताकि प्रश्न आए तो खूब अच्छे तरीके से, अगर 8 प्रश्न हमें लिखना है, खूब अच्छे तरीके से हम 5 प्रश्न लिख पाएँ। इससे बेहतर है कि खराब तरीके से ही हम 8 प्रश्न जरूर लिख दें। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलिए हम लोग आते हैं कि
वो कौन से टॉपिक हैं जिसे हमें पढ़ना है। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो दूसरा सेगमेंट है, जो दूसरा सेक्शन है, उसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। इसको देखिए, टॉपिक्स जिन्हें पढ़ना है, ये एक प्रकार से सिलेबस है आपका। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस होता है तो काफ़ी मोटे तौर पर लिखा हुआ होता है और उसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत एनालिसिस करके लिखा हुआ नहीं रहता है। तो उसको हम लोग जो पिछले 2-4-5 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, 10 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आधार पर हमने जो सिलेबस तैयार किया है, तो उसके आधार पर देखिए। तो पहला जो टॉपिक है आपको इसमें पढ़ना है भारत का प्राकृतिक विभाजन। इससे सवाल भी जैसे अभी हमने बताया था कि 6 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। उत्तर में हिमालय, मध्यवर्ती मैदान, दक्कन का पठार, तटीय प्रदेश, मरुस्थल और द्वीपीय प्रदेश। तो इसके बारे में आपको पूरा जानकारी ले लेना है। और साथ ही भारत के जो भूगर्भिक संरचना है, जो नीचे जो प्लेट्स हैं, जो चट्टाने हैं, तो उनके बारे में भी आपको देख लेना है, एक नज़र देखना है ताकि प्रश्न पूछा जाए। तो उसी प्रकार बिहार के प्राकृतिक विभाजन को भी हमें देख लेना है। बिहार के प्राकृतिक विभाजन, बिहार को देखेंगे, गंगा नदी बीचों बीच विभाजित करता है और उसके उत्तर में और दक्षिण में देख लेंगे, या फिर जो है बिहार को देखेंगे उत्तर का पर्वतीय या तराई क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये बिहार का जो प्राकृतिक विभाजन है ये भी हमें पढ़ना है। भारतीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है, भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम यानी नदी तंत्र। तो नदी तंत्र किस प्रकार है, तो हम जानते हैं कि भारत में जो नदी तंत्र है तो सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और इसके अतिरिक्त पर्यायद्वीपीय नदियों का एक तंत्र है। तो कुल मिला के 4 नदी तंत्र है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना है, यहाँ से सवाल बीपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार बिहार में भी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उससे सवाल बीपीएससी पूछती है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे कि बिहार के कौन कौन सा जो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, चाहे वो सोन हो या फिर गंडक हो, तो उसको जो है देखना है। ठीक है, अब आ जाइए आगे चलते हैं। और ये हम बता दे रहे हैं ये क्या है, ये अभी फिलहाल जो भूगोल है, तो भूगोल के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे का जो चैप्टर है वो भारत में मानसून की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है, तो उसको देखना है। इससे सवाल भी पूछा गया है। भारत में वन संसाधन, ठीक है, इसको भी देख लेना है। भारत की मिट्टियाँ, कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो उसको देखना है। और बिहार में बाढ़ एवं सूखा की समस्या, ये दोनों समस्या बिहार में कभी कभी एक साथ आता है और बहुत ही बड़ी ये आपदा है। तो इसकी क्या कारण है, इसके क्या वजह है कि एक ही टाइम में जहाँ उत्तरी बिहार बाढ़ से डूबा हुआ रहता है, वहीं दक्षिणी बिहार जो है सूखे की समस्या से जूझ रहा होता है। तो इसका क्या समस्या है, क्या निदान हो सकता है, सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, तो उन सब चीज़ों को आप बहुत ही व्यापकता में देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ऐसे प्रश्न लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए भारत एवं बिहार में नगर आयोजन, जो शहरी आयोजन है, बसावट है, उसको हमें देखना है। भारत और बिहार दोनों से सवाल पूछा जा सकता है। फिर उसी प्रकार आपदा प्रबंधन भी पूछा जा सकता है। आपदा प्रबंधन तो पूछा भी गया है 2-3 बार। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसको पढ़ लेना है, चाहे जहाँ से मिले। ठीक है, इसको पढ़ लेना है, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर बिहार का औद्योगिक पिछड़ापन क्यों है, तो ऐसे सारे टॉपिक पर एक एक क्लास हम आयोजित करवाएंगे अपना खुद का, तो उसको हम देखेंगे। और इसमें क्लास है भी, तो बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन को एक तैयार कर लीजिएगा। ये सब एक एक टॉपिक का एक क्लास है। बिहार में पर्यटन की संभावना है, इस पर एक नोट्स आप तैयार कर लीजिए, ये सवाल पूछा जा सकता है। और बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, ये सब सिंगल टॉपिक का मतलब ये
चैप्टर है और इसको आप लोग 2 या 3 पेज के नोट्स बना सकते हैं, जिससे में आसानी होगा। फिर आइए अब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं। ये सारे जो पहले बताए हैं वो भूगोल के अंतर्गत था। अर्थव्यवस्था में क्या है, तो सबसे पहले तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो उसका परिचय आपको जानना है, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, ठीक है। इसका थोड़ा इतिहास भी देख लेंगे और इसके विकास के विभिन्न चरणों को हम देख लेंगे। ये शुरुआती प्रारंभिक पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में ये सब पढ़ना चाहिए, जो कि आगे काम देता है। फिर आ जाए कृषि, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि। कृषि और समझिए कि लगभग 30% जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि और इससे जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। कृषि में क्या है कि भारत एवं बिहार में कृषि जो समस्या है और उसका क्या निदान हो सकता है, ये एक है। फिर इसके निदान के रूप में आप हरित क्रांति को पढ़ लीजिए, मैप को पढ़ लीजिए, या फिर क्रांति बिहार में जो चल रहा है उसको पढ़ लीजिए। कृषि से जुड़ा हुआ ही अगला टॉपिक है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है आपको, कृषि की सततता, एग्रो मार्केटिंग पढ़ना है, कृषि विपणन, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको बोलते हैं, ये देखना है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या समस्या है, उसका क्या निदान हो सकता है, तो इसको देख लेना है। फिर करार है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। और भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, तो वो देख लेना है, ठीक है। उसी प्रकार कृषि से जुड़ा हुआ खाद्य सुरक्षा है, फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस है और क्या इसकी समस्या है। फूड क्राइसिस के कारण भारत में भुखमरी और कुपोषण की समस्या है, इस पर एक नोट तैयार करना है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसके प्रावधानों को जान लेना है। फिर जो है इसके लिए सरकार जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कई प्रकार की योजनाओं को लागू करती है, खाद्य का वितरण करती है, ताकि जो है कोई भूख से ना मरे, है ना, तो इसको देख लेना है। से जुड़ा हुआ कृषि से जुड़ा हुआ 2 टॉपिक और है जिसको देख लेना है, भूमि सुधार जो कार्यक्रम है, लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम, और जो नए कृषि कानून जो सरकार द्वारा बनाए गए थे, वर्तमान सरकारों द्वारा, इसको वापस ले लिया गया है, लेकिन इस पर भी एक नजर डाल लेना है, ठीक। फिर आइए अब है आर्थिक सुधार। अर्थव्यवस्था के अगले टॉपिक की ओर चले तो आर्थिक सुधार, आर्थिक उदारीकरण भी कर सकते हैं इसको। तो आर्थिक सुधार में हम क्या देखते हैं, LPG की नीति, और LPG की नीति में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। फिर समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, इसी से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक है, जैसे आर्थिक समृद्धि, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है इसके अंतर्गत पढ़ लेना है। फिर भारत में आर्थिक नियोजन पढ़ लेना है। आर्थिक नियोजन में भी कई छोटे छोटे सवाल पूछ दिए जाते हैं, जैसे कभी क्षेत्रीय नियोजन के बारे में या जिला नियोजन के बारे में पूछ दिया जाता है, तो उसको देख लीजिए। भारत में जो और बिहार निर्धनता और गरीबी के जो कारण हैं और उसके क्या निदान हो सकते हैं, एक लोक सेवक के रूप में आप काम करने जा रहे हैं, तो भारत और बिहार में ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको कैसे आप निदान करेंगे, इसको देख लीजिए। फिर बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है, ये तो वैश्विक समस्या है, भारत में कुछ ज़्यादा है, बिहार में और भी ज़्यादा है, तो इसको समझना है, ठीक है। फिर आ जाइए महंगाई और मुद्रास्फीति के बारे में आपको देख लेना है। महंगाई क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके क्या निदान हो सकते हैं, इसको देखना है। फिर जो है आप जनसंख्या को देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के कारण, जनसंख्या का प्रतिरूप, जनसंख्या का वितरण, ये सारे पॉइंट्स देख लीजिए। फिर वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है, हो सकता है कभी इसी पर सवाल पूछ दिया जाए, तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इसको देखना है। उसके बाद अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, एक नज़र डाल लेना है। इन सब चीज़ों पर हमारा क्लास रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा, तो आप लोग अवलोकन करते रहिएगा हमारे चैनल का, इसमें आपको इन सारे चीज़ों पर क्लास मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाइए
नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पर्यावरण और विकास, पर्यावरण और विकास, या फिर इसको सतत विकास भी कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर जो है भारत एवं बिहार सरकार की नवीनतम योजनाएं, ये काफ़ी जरूरी है, ठीक है। इससे सवाल कई बार पूछा गया है। जो भी भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जो भी नवीनतम योजनाएं हैं, चाहे गरीबी उन्मूलन से संबंधित हो, बेरोजगारी से संबंधित हो, या देश में किसी भी अन्य विषय को लेकर हो, स्वास्थ्य, बीमा या किसी भी क्षेत्र में हो, तो इसको जो है देखना है जरूर। ये बिल्कुल करेंट है, ये करेंट क्वेश्चन है। अभी से लेकर जब तक मेंस नहीं हो जाता है तब तक जो है आपको भारत एवं बिहार सरकार की नवीनतम योजनाओं के बारे में अवलोकन करना है, क्योंकि इससे ना सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल्कि इसको अगर आप देखते रहते हैं, इसको अवलोकन करते रहते हैं, तो ये आपको अन्य प्रश्नों को लिखने में भी मदद करेगा, ये इंग्रेडिएंट्स की भूमिका निभाएगा, ठीक है। फिर जो है अन्य कुछ टॉपिक हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के संगठन हो गया, WTO हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, G20 हो गया। तो ये संगठन के बारे में भी हम लोग को जानना है, और विभिन्न प्रकार के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये सब हमें जो है देख लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये इंडेक्स के जो रिपोर्ट्स होंगे सकते हैं, और अगर सीधा सवाल नहीं आया तो इन जो रिपोर्ट्स हैं उनके आंकड़ों को हम विभिन्न जगह अपने उत्तर को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। तो यही कुल मिला के टॉपिक था भूगोल और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद ये प्रश्न है, प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं, और इसके बाद हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू। बीपीएससी में श्योर सक्सेस के लिए हमसे जुड़े, काफ़ी 12-14 वर्षों से हम सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये निःशुल्क मार्गदर्शन है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके लिए हमारे निजी फ़ोन नंबर 9931642125 पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अगले सेशन में हम मार्गदर्शन सीरीज 4 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी विषय होंगे, जो भी उनका सिलेबस होगा, तो उसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।